चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे पहले मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन थर्ड मुझे क्या कह रहा है। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री with a uniform external magnetic field of 0.25 टेस्ला। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला है, ठीक है। सॉरी, जिस बार मैग्नेट को हमने प्लेस कर रखा है किसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 0.25 टेस्ला, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसके बाद हमें दे रखा है टॉर्क इस पे जो लग रहा है, दैट टॉर्क इज 4.5 into 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। ये क्वेश्चन के अंदर अपन को टॉर्क की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर थीटा की वैल्यू भी अपन को प्रोवाइडेड है 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता था हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं टाउ का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू mb sin थीटा। सो टाउ का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू mb sin थीटा। टाउ अपन को दे रखा है 4.5 into 10⁻⁻2, m की वैल्यू निकालनी है, b दे रखा है 0.25 और sin 30 डिग्री हम यहाँ पुट करेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये मेरे पास थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो टॉर्क का फॉर्मूला था m क्रॉस b, उस टॉर्क के फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। m क्रॉस b अप्लाई किया और उस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करके हमने m की वैल्यू निकाली, क्योंकि टाउ b और थीटा हमें प्रोवाइडेड था, क्योंकि टाउ b और थीटा हमें प्रोवाइडेड था। मूविंग ऑन टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी वैसा सही है जो कि हम पहले देख चुके हैं। ध्यान से देखिए, शॉर्ट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट देखो हमें दे रखा है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी दे रखा है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, which orientation would correspond to stable and which orientation will correspond to unstable equilibrium। दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी बताइए। बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन बता सकता है मुझे कौन कौन सी ओरिएंटेशन होती है, स्टेबल की और अनस्टेबल की ओरिएंटेशंस क्या क्या होंगी, कौन बता सकता है? यस, यू कैन गिव द आंसर। यस, कुणाल ढाका बताइए। सर स्टेबल के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और अनस्टेबल के लिए 180। 180 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्लास में इसकी बात कर चुके हैं कि अगर हमारा बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ओरिएंटेशन में हो, like this is north and this is south and this is the magnetic field, so magnetic moment and magnetic field both are in the same direction, that means theta equal to 0, then the potential energy will be minimum, so minus p dot minus pe. And if they are in the opposite direction, then what happens? So this is north pole south pole, this is the magnetic field, theta is equal to 180 degree, potential energy is equal to p into v. The potential energy is maximum in the unstable equilibrium and potential energy is minimum in the stable equilibrium। ये बात अपन क्लास के अंदर कर चुके हैं, उसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। एंड ये दोनों क्वेश्चंस हमसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। आप लोग ध्यान रखिए, यही सेम क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, यही सेम क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। चलिए बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस एवरीवन। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, closely wound solenoid of 800 turns, area of cross section this, current 3 ampere, explain the sense in which solenoid acts like a bar magnet, what is associated magnetic moment। सबसे पहले associated magnetic moment निकालना है। क्या होता था magnetic moment का फॉर्मूला, I into A, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखे हैं 800, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस कर दो। आई की वैल्यू कितनी 3, एरिया की वैल्यू कितनी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 800। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर में वैल्यू निकल के आ जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है। हमसे नेक्स्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता रखा है, इसका आंसर मैंने आपको पहले बता रखा है। और वो आंसर क्या था? वो आंसर ये था सर, अगर मुझे बार मैग्नेट के बारे में पता करना है, मुझे ये पता करना है कि क्या ये जो सोलेनॉइड है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता, तो हम इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे एसोसिएटेड है हम उसको पता लगा लेंगे। याद करो हमने एक डायग्राम बनाया था कि ये मेरे पास सोलेनॉइड है एंड इस सोलेनॉइड से एसोसिएटेड अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना हो तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखती है, लाइक दिस। इस तरीके से मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती हुई दिखती है बी वेक्टर। ठीक है, जो कि किसके जैसी दिखती थी? जो कि एग्जैक्टली सेम मुझे बार मैग्नेट के जैसी दिखती है। तो इसीलिए मैं क्या बोल देता हूं कि भाई सॉलिनॉइड एक इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट है। क्यों है? उसका रीजन आपको सामने गिवन है। ठीक है, उसका रीजन आपको सामने गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के अंदर 6th नंबर क्वेश्चन। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सोलेनॉइड एक्सरसाइज। जो पिछली क्वेश्चन में अपन को दे रखा है उसके अंदर अगर मैं बोल दूं कि ये फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन है, मतलब ये जो सोलेनॉइड है ये वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री टू टर्न हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें, कितने की कर दें? 0.25 टेस्ला की कर दें। कितने की? 0.25 टेस्ला की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोवाइड कर दें और एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो, और एंगल जो है वो कितने डिग्री का हो? 30 डिग्री का हो, तो मुझे ये बताइए यहाँ पर कितना टॉर्क यहाँ पर इस पे एक्ट करेगा। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर कितना टॉर्क इस पे एक्ट करेगा। सो टाउ बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पर लिखेंगे यहाँ पर एम बी साइन थीटा। m की जगह पे वी कैन राइट द मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। कैसे निकाला? अभी आपको बताया, I इंटू ए इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इंटू एरिया करते थे और उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। उसको यहाँ पर पुट करना है, B की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0.25 पुट करना है और साइन 30 डिग्री पुट करते ही मेरे पास टॉर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है। 5th और 6th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, जैसे पहले किए थे वैसे वाले ही क्वेश्चन से। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 7th नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिस lies aligned with the direction of uniform magnetic field 0.22 टेस्ला। ठीक है, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स, lies aligned with the डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला। ठीक है, 0.22 टेस्ला में अलाइन कर दिया गया है इसको। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट टू अलाइन इन द नॉर्मल डायरेक्शन, एंड वर्क डन बताइए ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा। तो बेटा जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही वर्क डन, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस स्टेट में उतना ही वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू P डॉट E। U इज इक्वल टू P डॉट E। अब एक बार बोल रहा है नॉर्मल तो 90 डिग्री पुट कर देंगे, और एक बार बोल रहा है ऑपोजिट दैट मींस 180 डिग्री पुट कर देंगे। पुट करेंगे अपन यहाँ से आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर फॉर्मूला याद करो, एक चीज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूर पढ़ी होगी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता था PE cos θ1 माइनस cos θ2। ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। किसके अंदर पढ़ा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। So the formula for potential energy will be equal to PE cos θ1 minus cos θ2, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अपन क्या कर रहे हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो P को M से डिनोट कर दिया जाएगा, E को B से डिनोट कर दिया जाएगा, आ जाएगा cos θ1 minus cos θ2। यहाँ पर अब वैल्यूज को प्लेस करिए और आंसर दिखाइए। ठीक है, θ1 की वैल्यू अपन कितनी लेंगे? 0 लेंगे। θ2 की वैल्यू एक बार 90 ले लेना, एक बार 180 ले लेना। तो देखो यहाँ पर दे रखा है पहले अलाइंड इन द डायरेक्शन दैट मींस θ0 और बाद में 90 और 180 पुट करके आंसर की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है टॉर्क निकाल दो, तो वही सेम क्वेश्चन,
टॉर्क कैसे निकालेंगे? अरे टॉर्क कैसे निकालते हैं? m क्रॉस b से। m पता है, b पता है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। एक बार साइन को 180 रखो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, और एक बार नॉर्मल रखने के लिए एक 90 रख दो, तो दोनों ही केस में टॉर्क भी निकल आएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, चैप्टर बहुत आसान है, एकदम इलेक्ट्रोस्टैट जैसा चैप्टर है, चैप्टर बहुत इजी है। अब हमारे ये मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शीट मिल जाएगी। ठीक है, अराउंड 200 क्वेश्चंस की शीट मिलेगी, जिसको आप आराम से करिए। क्लास के अंदर अपन कम से कम एक चैप्टर के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, ताकि अपने एग्जाम के अंदर जो है वो दिक्कत ना आए। चलिए बताइए 7th नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला वर्क डन का क्या याद रखना है, तो वापस से लिख देता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। क्या फॉर्मूला रह जाएगा? mb cos θ1 माइनस cos θ2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 200 टर्न्स, क्रॉस सेक्शन एरिया 1.6 into 10 to the power minus 4, करंट 4 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसने क्या बोल दिया कि सबसे पहले आपका 2000 टर्न्स का एक सोलेनॉइड है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.6 into 10 to the power minus 4 है, उसका करंट जो है उसके अंदर 4 एम्पियर का फ्लो करता है। आप तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड बताओ कितना होगा? तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड will be equal to NIA। सीधी सिंपल सी बात, पहले भी देखा था, करंट इनटू एरिया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या निकल आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट निकल आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, बताओ व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड करती जाए। तो देखो फिर से इसने वही सवाल पूछ दिया, क्या यार इसमें कोई दिक्कत है क्या? भाई टॉर्क का फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, भली बाती mb sin थीटा। m पता है, ऊपर वाले फॉर्मूले से यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। b पता है, b की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है 7.5 into 10 to the power minus 2, और उसके बाद 30, उसके बाद मेरे पास एंगल ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है, तो उसकी वैल्यू मुझे 30 यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। चलिए वैल्यू को पुट करना है, आंसर निकालना है, सिंपल सीधा। चलिए बताइए ये 8th क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? फास्ट रेज आंसर। फटाफट एस फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। A circular coil of radius 16 turns and radius a circular coil of 16 turns and radius 10 centimeter carrying a current of 0.75 rests on a plane normal to the external field of magnitude this। मतलब एक्सटर्नल फील्ड भी दे दी, उसके बीच में एंगल भी दे दिया थीटा 90 डिग्री। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड भी दे दी विच इज 5 into 10 to the power minus 2। उसके बाद इसने करंट भी दे दिया विच इज 0.75। फिर इसने रेडियस भी दे दिया, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फिर इसने नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए 16।
अगर मैं इसको स्लाइटली और रोटेट करता हूं तो जो टाइम पीरियड आता है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी आती है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 सेकंड इनवर्स। स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 सेकंड इनवर्स आ जाती है। हमसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का, अभी कुछ टाइम पहले ही अपन ने पढ़ा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताता हूं मैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बाई आई। ये ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल में अपन ने बात की थी। अब मुझे m पता है, b पता है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, न्यू की वैल्यू पता है, मैं डायरेक्ट सारी वैल्यूज को इसमें पुट करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, कुछ नहीं है बेटा। एक एक क्वेश्चन अपना क्या है यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है? फॉर्मूले पर। अगर फॉर्मूले याद है तो बड़े ही आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो बिग प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए सभी बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर है कि नहीं? यस। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे क्वेश्चंस की, तो आप इसका ध्यान रखें। क्वेश्चंस किसी ने अगर नहीं किए या नहीं नोट कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, नोट्स के अंदर होने चाहिए। आप लोग क्वेश्चंस को करने की, उनके भी नोट्स बनाने की हैबिट डालिए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम होता है ना, फिर इधर उधर भागते हो कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, वो क्वेश्चन कैसे होता है। अपने दोस्तों से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, खुद के पास सोल्यूशन एक जगह पे मौजूद होना चाहिए हर चीज। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, to the meridian. Magnetic meridian has its nodes tipping downwards 22 डिग्री। 22 डिग्री से जो मैग्नेटिक नीडल है, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, कैमरे में देखिए सभी, मैग्नेटिक नीडल है ये, और ये मैग्नेटिक नीडल बोल रहा है 22 डिग्री से नीचे हो जाती है। 22 डिग्री से नीचे हो जाती है मतलब कुछ इस तरीके से होगी। पहले हॉरिजॉन्टल होती है इक्वेटर पे, नॉर्थ मेरिडियन की तरफ जाते जाते 22 डिग्री से थोड़ा सा ऐसे नीचे हो गई। इसका मतलब क्या है? ये 22 डिग्री क्या दे रखा है अपन को? दिस 22 डिग्रीज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप। ये 22 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ डिप है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइडेड कर दी इसने 0.35 गॉस, कितनी दे रखी है? 0.35 गॉस दे रखी। एंगल ऑफ डिप हमें प्रोवाइडेड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइडेड है। क्या करना है? क्या करना है भाई? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू cos थीटा, जिसमें थीटा का एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पर 0.35 दे रखा है, बी की वैल्यू निकालनी है cos 22 डिग्री। ये अपन ने देखा था फॉर्मूला, यहाँ से बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। कुछ नहीं करना। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप? What is the angle of dip? Angle of dip is the angle of dip is the angle which the magnetic field makes from the horizontal surface. हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ध्यान से देखो, एक डायग्राम से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बताता हूँ। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से अगर किसी एंगल पे है तो इस थीटा एंगल को एंगल ऑफ डिप कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा H। तो ये जो H कंपोनेंट हुआ ये क्या हुआ? B cos थीटा हो गया। क्या हो गया? B cos थीटा। अब B की वैल्यू मुझे निकालनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.35 है और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 डिग्री। यहां से हम B की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली करिए। एक एक क्वेश्चन को लॉजिकली करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी किसी को। यहाँ से आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.35 डिवाइड बाय cos 22 डिग्री करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.37 आता है। कितना?
चेक कर लेना पीछे आंसर यही है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए वापस से देखो क्या बोल रहा है। At a certain location in Africa, compass points 22 degree west of the geographical north. The north tip of the magnetic needle dip circle placed in a plane is 60 degree above the horizontal. ठीक है, the horizontal component of the field दे रखा है 0 point, they specify the direction and magnitude of Earth's magnetic field. अरे क्या मुश्किल है, फिर से वही दे दिया। इसने बोला कि horizontal component 0.16 गॉस है, डिप एंगल 60 डिग्री का है। डिप एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर बस वापस से सेम तरीका लगा के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो। वापस से सेम तरीका निकाल के डिप एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। डिप एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, सिंपल सीधी सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइंस। बेटा ये तो एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन वाला डेरिवेशन हो गया और कुछ नहीं। क्या हो गया? एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन वाला डेरिवेशन हो चुका है। ये मैंने बार मैग्नेट बनाया, ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोजीशंस की बात करते हैं। एक्सियल पोजीशन की बात करूंगा, पी पॉइंट ये रहा। फॉर्मूला क्या बताया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। m की वैल्यू दे रखी है, म्यू नॉट पता है, r पता है, 4 पाई पता है, बाकी सब वैल्यू पुट करो, आंसर निकल। ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेन की बात अगर करूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। माइनस साइन क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फील्ड मिलेगी। ये सब क्लास में डिस्कस किया जा चुका है बेटा, ये सारी चीज क्लास में डिस्कस की जा चुकी है, एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। मैग्नेटिक मोमेंट कितना देगा? 0.48। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मीटर। आर की वैल्यू 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आर की वैल्यू हमें दे दी, मैग्नेटिक मोमेंट हमें प्रोवाइड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो एक बार एक्सियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला पुट कर दो, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब इनटू 2, और इक्वेटोरियल के लिए पुट कर दो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। ये दोनों पुट कर दो, आंसर आपके कैलकुलेट हो जाएंगे इजीली। सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है, नीचे देख सकते हैं आप। सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क के लिए आपके लिए रहेगा। सेम क्वेश्चन अगेन, कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। एक जगह बोल रहा है कि पहले से कोई फील्ड मौजूद है, ठीक है, पहले से अर्थ की वजह से एक फील्ड मौजूद है, तो मैं बोल सकता हूँ अर्थ की वजह से जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, दैट विल बी इक्वल टू 0.42 गॉस। इसने बोल दिया। फिर इसने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट दे दिया 5.25 into 10 to the power minus 2 जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, फिर इसने थीटा की वैल्यू प्रोवाइड कर दी 45 डिग्री। अब इसने बोल दिया कि एक बार तो नॉर्मल बाइसेक्टर पे चले जाओ और एक बार एक्सिस पे चले जाओ। तो नॉर्मल बाइसेक्टर पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन मिलती है ना, इसका मतलब नॉर्मल बाइसेक्टर पे तो सब्ट्रैक्ट होगा और एक्सियल पोजीशन पे ऐड हो जाएंगी फील्ड्स। तो रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है, वापस से सेम तरीका यूज करके निकालना। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, एक एक क्वेश्चन क्लास के अंदर वी आर सॉल्विंग। लॉजिकली चले, लॉजिकली सोचे, एक एक क्वेश्चन को देखें। हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर के अंदर अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले याद है तो आप इस चैप्टर के फॉर्मूलों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले याद हैं बहुत अच्छे से, तो आप इस चैप्टर के फॉर्मूलों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? रेज योर हैंड्स एवरीवन।
अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, तो आप लोग बने रहें क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर बने रहें। अटेंडेंस लेने का समय आ चुका है। चलिए, यहां तक तो बात हो गई एडिशनल से पहले वाले क्वेश्चंस की। ये तो हमने एडिशनल से पहले वाले क्वेश्चंस की बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर एडिशनल के आगे वाले क्वेश्चंस की, और थोड़े टफ क्वेश्चंस की, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आप बोर्ड की तैयारी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लेने से हमारा काम चल जाएगा, उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठाओ, डीसी पांडे उठाओ, कोचिंग के मॉड्यूल उठाओ, आप देखो उसके अंदर अपन ने जो कुछ भी पढ़ लिया है उसके बेस पे आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा डिस्कशन मैं आज की क्लास खत्म करने से पहले करना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी। हालांकि मैं क्लास में पहले ये चीज करा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको ये चीज याद दिला रहा हूँ। देखिए यहाँ पर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ये होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहां पर हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फर्स्ट चैप्टर, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। यहीं पे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट M1 M2 अपॉन R²। क्या निकल गया? M1 M2 अपॉन R²। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऊपर म्यू नॉट यूज कर लेते हैं, बस इतना सा चेंज हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बन जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रह जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M/R²। डायपोल की बात करते हैं, डायपोल की बात करते हैं। डायपोल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा हूं तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये फॉर्मूला होता था। यहीं पे अगर एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं डायपोल की तो फॉर्मूला बन जाता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M/r। ठीक है, सेम सेम से चल रहे हैं फॉर्मूले, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। और यहां पर वही चीज बन जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M/r³। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आप बोलेंगे सर ये कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M है मैग्नेटिक मोमेंट। और सर ये स्मॉल m क्या है, तो स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए इसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता था P×E। यहां पर टॉर्क का फॉर्मूला होता है M×B। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E। यहां पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -M.B। सो यू कैन सी कि सारे फॉर्मूले एक जैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.A, मैग्नेटिक फ्लक्स B.A, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स E.DA इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon naught। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म B.DA इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लॉजिकली चलिए, लॉजिकली सोचिए क्या हो रहा है। ठीक है, लॉजिकली चलो, लॉजिकली सोचो भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, सारी चीजें सेम है यार, सारी चीजें सेम है। जो चीज वहां पर देखी वही चीज यहाँ पर, जो फॉर्मूले उधर देखे थे वही सेम फॉर्मूले एग्जैक्ट वही यहाँ पर भी देख रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है, इस पूरे टॉपिक को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी। दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी एनालॉजी कहा जाता है।
बोर्ड के अंदर 3 नंबर में पूछा जाता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी को एक्सप्लेन करिए मैग्नेटिज्म के साथ। तो आई थिंक अब आप बड़े आराम से बड़ी बात ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्या यहाँ तक आज की क्लास सबको चमकी कि नहीं चमकी, हैंड रेज करके बता दो, फिर अपन खत्म करते हैं।